तो पिछली वीडियो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो है वीडियो अपने आप कट हो गई थी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको बता दिया था, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था कि ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ग्रेविटी के कारण ही जो अर्थ है वो हर एक चीज़ को, इस एटमॉस्फेयर की सारी चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। आगे इसका मतलब हम एक लाइन और लिखेंगे कि जो ये एटमॉस्फेयर फिर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो एटमॉस्फेयर होल्ड है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे भी रीजन वही है, ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में हम लोग लिख देंगे कि ग्रेविटी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर। क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, और एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो फिर हमारा लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ग्रेविटी इज responsible, gravity is responsible for holding, hold मतलब क्या होता है, पकड़ना, कैचअप करना। ठीक है ना, पकड़ के रखना। तो ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एवं द अर्थ। ठीक है, यानी ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एवं द अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका फार्मूला क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई में R स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे आया है, कैसे डिराइव्ड हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये यूनिवर्सल लॉ होता है। ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक लॉ है, न्यूटन द्वारा दिया गया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ, या फिर ऐसे ही केवल बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो उसी लॉ के माध्यम से जो है ये F इक्वल टू जी M1 M2 बाई में R स्क्वायर। ठीक है, ये M1 M2 क्या है, G क्या है, R क्या। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो हमेशा इस एटमॉस्फेयर में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट मैंने ए और बी ले रखा है। ए यानी पहली ऑब्जेक्ट जिसका मैंने मास M1 ले रखा है, ठीक है, और ये बी जो है हमारे पास दूसरी बॉडी है, यानी दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास M2 ले रखा है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो है इसके बीच में ये स्मॉल r है। ठीक है, तो इन्हीं के यूज़ करके जो है फार्मूला किसका बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखिए इसमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे r का स्क्वायर रहेगा। आगे हम चल के यही पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ में, न्यूटन में, जब वो चैप्टर लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, तो उसमें हम यही बताएंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि M1 इंटू M2, मतलब ये दोनों बॉडी का जो मास M1 इंटू M2 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के, और जो इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होता है यानी R का स्क्वायर, इसके बीच में डिस्टेंस r है, तो जब हम r का स्क्वायर कर लेंगे यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। ठीक ना, और जब हम दोनों को मिला के कांस्टेंट लगा देते हैं तो हमारा एक फोर्स का ये फार्मूला मिल जाता है। तो इसके बारे में वो डेफिनेशन, वो सेंटेंस हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये दो बॉडी है, इनके बीच की r, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, वेयर z इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है, सर यूनिवर्सल क्यों लिखे हैं, कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते हैं, या ग्रेविटी चैप्टर चल रहा है तो आपने ग्रेविटी कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, यूनिवर्सल क्यों लिख दिया। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है बाबू, जैसे कोई भी चीज़ अगर हमको हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी हम चले जाएं और हमको वो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम कहते हैं ना ये चीज़ यूनिवर्सल है, मतलब हमें सभी जगह पे क्या है, मिल जा रही है, आसानी से अवेलेबल हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटी कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, और वो हर जगह सेम रहती है।
एटमॉस्फेयर में, अर्थ के अगर आपने नीचे डेप्थ में थोड़ा चल जाएंगे या फिर उसके ऊपर पहाड़ों पे, माउंटेन्स वगैरह पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी इसका जो मान होता है ना वो फिक्स होता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी ये भी एक प्रकार का यूनिवर्सल है। इसी वजह से हम लोग इसको यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट कहते हैं। m1 m2 क्या है? m1 एंड m2 जो है मासेस ऑफ द बॉडीज है ना, यानी मासेस ऑफ बॉडीज। अब जो m1 है वो पहली बॉडी यानी फर्स्ट बॉडी का मास होगा, जो m2 होगा वो मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r ले रखा है। ठीक है, तो ये जो था अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, और टॉपिक बिल्कुल मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्लियर करते जा रहा हूँ। कोई दिक्कत समस्या हो फिर भी तो उसके बाद आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये चीज़ फिर से बताइए। ठीक है, तो हमने अभी फंडामेंटल फोर्स पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं ना। उसमें पहला ग्रेविटेशनल फोर्स था, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, और तीसरा वाला जो फोर्स था वो था न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टडी थोड़ा सा कर लिया है। अब हम लोग जो दूसरी हेडिंग लगाएंगे वो हम लोग की हेडिंग होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जो दूसरा वाला हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक ना, यानी अब हम लोग की जो हेडिंग होगी वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक ना, फोर्स मतलब आप समझ गए ना, इंटरेक्शन, आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें किसके अंतर्गत? इंटरेक्शन यानी फोर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आप ध्यान देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो यहाँ तक, और जो दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक, यानी इसको अगर हम ब्रेक करें तो यह 2 भागों में आसानी से ब्रेक हो सकता है। किस किस भाग में ब्रेक हो जाएगा? ये सब, ये वर्ड को हम तोड़ देते हैं। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड लिखा है इसका कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है? मैग्नेट। मैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है? मैग्नेट। और इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं ना, यह एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे ऋणावेश होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक ना, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं। और मैग्नेट मतलब आप लोग चुंबक जानते हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हुए। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने आपस में 2 चुंबक ले लिए। ठीक है, और ये भाई मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो अगर दोनों मैग्नेट को हम आपस में कांटेक्ट में यानी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो ये आपस में एक फोर्स लगाएंगे, चाहे तो रिपल्सन होगा चाहे अट्रैक्शन होगा। अगर पोल्स अपोजिट रहेंगे तो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे यानी एक तरफ खींचेंगे, और अगर पोल्स सामने सामने, अगर साउथ के सामने साउथ या नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा, तो वहाँ पे जो है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोई चार्ज आपस में आसपास रख देते हैं, ये लीजिए पहला चार्ज जो हमारा Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज Q2 है, हम लोग एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस कर दिया, यानी ये आसपास का जो एरिया होगा जहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट हम लोग को दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आएंगे तो ये भी एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब जो फोर्स मैग्नेट पे काम करेगा उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है, मैग्नेटिक फोर्स। और जो चार्जेस पे एक्सपीरियंस होता है, यानी जो Q1 Q2 जो चार्ज होंगे उन पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसको जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन फोर्सेस के लिए अलग अलग जो है नियम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कूलाम ला करते हैं, CLOUM, कूलाम्स ला के द्वारा इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का मान निकालते हैं 2 चार्जेस के बीच। यहाँ पे बायो-सेवर्ट नियम और भी कई लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ है, और भी कई नियम है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये समझाने का मतलब था कि 2 मैग्नेट्स को अगर हम आपस में रखेंगे तो वो भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, या 2 चार्जेस रहेंगे तो वो भी एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, यानी अगर मैग्नेट या चार्ज है तो इसका मतलब वह क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे पता है चार्ज या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आप समझ जाइएगा चार्ज पार्टिकल, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन को और मैग्नेट को मैं आपस में हम लोग मिला देते हैं। इलेक्ट्रॉन को और मैग्नेट को
आपस में हम लोग मिला देते हैं। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैंने इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया और इसको मैग्नेट में कर दिया, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट को हम लोग मिला देंगे तो यहाँ से हमको एक नया वर्ड मिलेगा, और देखिए वो नया वर्ड क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप याद करिए क्लास 10 CBSE में मैंने आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, यह एक स्पेशल प्रकार का सब्सटेंस हो गया, मटेरियल हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की यानी चार्ज की भी खूबियाँ रहेंगी, फीचर्स रहेंगी, और साथ ही साथ मैग्नेटिक का भी रहेगा। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर सकता है, और साथ ही साथ वो एक मैग्नेट बन के यानी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स का भी एक्सपीरियंस कर सकता है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो अगर ये लोग किसी फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो क्या उनसे अगर बन के कोई दूसरा सब्सटेंस मटेरियल बना, क्या ये नहीं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसमें भी तो कोई फोर्स लगेगा ना। तो वो जो फोर्स इस पे लगेगा उसी का नाम जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, इन सब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स कार्य करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अभी फ्री ऑनलाइन डेमो क्लास चल रहा था आप लोग को, इसलिए जो है सारी चीज़ें फ्री मिल रही थी। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग को फ्री में जो क्लास डेमो था वो अब बंद हो जाएगा। अब आगे आपको अगर स्टडी करना है तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एडमिशन ले लीजिए। और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग जानते ही हैं कि कैसे क्या करना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फीस के बारे में बता देता हूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 150 रुपये है, ठीक है। यानी 150 रुपये दे करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है 63 92 20 55 74। इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते, पता कर सकते हैं। हाँ, बात रही फीस जमा करने की कि फ़ीस कैसे जमा होगी। तो अगर आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था है, आप घर से मम्मी पापा या किसी भी भैया हैं, पेरेंट हैं, मतलब कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके अगर बैंकिंग के माध्यम से, या आजकल देखते हैं आप लोग ना गूगल पे ऐप चलता है, गूगल पे हो गया, ठीक ना, गूगल पे, या फिर इसके अलावा एक और ऐप आता है फ़ोन पे। तो इन ऐप्स के माध्यम से काफ़ी आसानी से जो हम लोग बैलेंस अपना मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं, फ़ी वगैरह पे कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इन सब में से कोई भी व्यवस्था है तो आप इन सब माध्यम से हम जो है डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमसे पूछेंगे, आप इंक्वायरी लेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे आपको फ़ीस जो है इस अकाउंट में भेज देना है, या गूगल पे इसे भेज देना है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन व्यवस्था है तो आप ऑनलाइन दे दीजिए, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, आप हमको ऑफलाइन फ़ीस जमा करना चाह रहे हैं, यानी आप हमसे मिल करके फ़ीस देना चाह रहे हैं कि सर मैं आपको फ़ीस देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप हमसे कॉल कर लीजिए एक बार 63 92 20 55 74। इस नंबर पे आप एक बार हमसे कॉल कर लीजिए। कॉल करके हमसे बता दीजिए कि सर मैं आपको जो है ऑनलाइन फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन फ़ीस देना चाहता हूँ, तो हम आपसे मिल लेंगे, आपसे मुलाकात कर लेंगे और आप फ़ीस दे सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। जो आपकी उसके बाद जो जब एडमिशन आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपकी क्लास चालू हो जाएगी। आप हमेशा डेली क्लास जो टाइम टेबल बनाया गया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है बात रही जो मंथली फ़ीस होगी, तो हर मंथ की जो फ़ीस होगी वो हमको 15 डेट तक कोशिश रहे कि पेड हो जाए, ठीक है। जैसे मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाने का कार्य स्टार्ट किया हूँ आप लोग को ऑनलाइन, तो उसमें मेरे साथ और भी कई स्टाफ है, मतलब 3-4 टीचर और भी हैं। तो चूँकि उन लोगों को भी मुझे लेखा जोखा करना पड़ेगा ना, उन लोगों को भी तो मेहनताना देना पड़ेगा, इसलिए जो है अगर 15 तारीख तक आप लोग फ़ीस पेड कर दिया करेंगे तो मैं उन लोग को आसानी से दे लूँगा। अगर बाई द वे एक आध लोग को कोई दिक्कत समस्या आती है तो हमसे बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 15 तारीख कहा तो 15 तक दे दीजिए, एक आध 2 दिन आगे पीछे भी चल सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी पैसा जो है जो मंथली फ़ीस होगी वो भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, या ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है ऑफलाइन, ठीक है। यानी ऑफलाइन हमसे आके मिल करके पैसा दे दीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की बाकी कोई दिक्कत हो तो मिलिए।
तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी उत्पत्ति कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब उन सब चीज़ों को हम लोग अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग का आपके लिए मेहनत के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं, PDF, नोट्स, प्रिंट आउट्स, प्रैक्टिस शीट और टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि मैं संडे को हमेशा आप लोग से मीटिंग में ज्वाइन करूँगा, जूम ऐप पे जो है ऑनलाइन मीटिंग। अभी इस बार कल जो है सैटरडे को हुई थी इस बार, लेकिन अगली बार से अब जो है संडे को शाम को 6 या 7 बजे से मतलब आपकी मीटिंग रहेगी। आप हर बार संडे को आप हमसे एक वीक में जो क्या क्या पढ़ाया गया, कैसा आपको क्लास लगा, क्या कोई दिक्कत समस्या आई, उन सारी चीज़ों को आप हमसे जूम ऐप पे लाइव मीटिंग में जुड़ करके आप हमसे बताएंगे। और जो जिस बच्चे की भी कोई दिक्कत समस्या रहेगी उसकी समस्या को हम लोग दूर करेंगे। तो हम लोग के लिए बस इतना आप लोग करिए, आप लोग एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन करा के अपना घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन करा लेंगे। और एडमिशन करा के बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आपसे इसी तरह लाइव जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो रही है। सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई टॉपिक हो, कोई PDF हो, प्रिंट आउट हो, सारी चीज़ें सबसे अलग रहेंगी, आपको सबसे बेस्ट मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।